नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। गिफ्टेड साल 2017 में रिलीज हुई एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। गिफ्टेड बेसिकली एक 7 साल की बच्ची मैरी एडलर के ऊपर बेस्ड है जो कि अपनी उम्र से काफी ज्यादा डेवलप माइंड की है और वो फिलहाल अपने मामा फ्रैंक एडलर के साथ रहती है क्योंकि मैरी एडलर की मां काफी पहले ही मर चुकी है। इसके अलावा इनके पास एक फ्रेड नाम की कैट भी है जिसकी एक आंख खराब है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत फ्रैंक एडलर के घर से होती है जहां मैरी एडलर अपने मामा से बोलती है कि उसे आज स्कूल नहीं जाना, लेकिन फ्रैंक चाहता है कि मैरी स्कूल जाए ताकि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाए, जिस वजह से फ्रैंक जबरदस्ती मैरी को स्कूल भेज देता है। लेकिन मैरी जब अपनी क्लास में जाती है तो वो अपनी क्लास टीचर मिस बोनी द्वारा पढ़ाए गए पैटर्न से बोर हो जाती है क्योंकि मैरी को वो सब कुछ आता है जो उसकी टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रही है। जिसके बाद मैरी अपनी टीचर से बोलती है कि आप बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रही है, जिस पर मिस बोनी बोलती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। जिसके बाद मैरी टीचर द्वारा दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देती है। फिर मिस बोनी को रियलाइज होता है कि मैरी एक टैलेंटेड बच्ची है जो मैथ्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकती है। लेकिन मिस बोनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैरी से और भी हार्ड क्वेश्चन पूछती है जो कि एक हायर क्लास के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैरी उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर देती है। ये सब देखकर मिस बोनी सरप्राइज हो जाती है। जब सभी बच्चे घर चले जाते हैं तब मिस बोनी फ्रैंक एडलर के बारे में गूगल पर सर्च करती है, लेकिन उन्हें फ्रैंक एडलर से रिलेटेड कुछ नहीं मिलता। बट उन्हें फ्रैंक एडलर की सिस्टर यानी कि मैरी एडलर की मां के बारे में पता चलता है जो कि एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी जिन्होंने हाल ही में सुसाइड की थी। ये सब देखकर मिस बोनी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद मिस बोनी फ्रैंक एडलर से मिलने का फैसला करती है और उस बार में चली जाती है जहां फ्रैंक एडलर रोज ड्रिंक करने के लिए आता है। जिसके बाद मिस बोनी फ्रैंक से मिलती है और उससे बोलती है कि तुम मैरी एडलर के मामा हो, इसलिए अब तुम मुझे मैरी एडलर से रिलेटेड सारी बातें सच सच बताओगे क्योंकि मैं मैरी एडलर की क्लास टीचर हूं और मुझे अपने स्टूडेंट से जुड़ी हर जानकारी का पता होना चाहिए। जिसके बाद फ्रैंक मिस बोनी को बताता है कि एक दिन वो किसी के साथ डेट पर जाने वाला था। तब उसकी बहन उसके पास आती है जो कि काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। उसकी बहन ने मैरी को उसे सौंपते हुए कहा था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मैरी को एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करोगे, और ये बोलकर उसकी बहन वहां से चली जाती है। और तब से लेकर अब तक फ्रैंक एडलर मैरी एडलर की देखभाल एक पिता की तरह कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मिस बोनी सब समझ जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास में जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान करता है तो मैरी परेशान करने वाले बच्चे की नाक तोड़ देती है। जिसके बाद मैरी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और फ्रैंक एडलर को भी वहां बुला लिया जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल फ्रैंक से बोलती है कि मैरी एक गिफ्टेड चाइल्ड है और हमारे स्कूल में एक नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मैरी का एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में करवाओ ताकि मैरी अपनी स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव कर सके और फ्यूचर में चलकर एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन फ्रैंक प्रिंसिपल से बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैरी एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ जिए। मैं नहीं चाहता कि मैरी को किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए क्योंकि मैरी एक नॉर्मल बच्ची है। जिसके बाद फ्रैंक मैरी को स्कूल से घर ले आता है जहां पर उनकी मुलाकात मैरी की नानी यानी कि एवलिन से होती है। एवलिन एक सेल्फ कंसर्न लेडी है जो खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करती। इसी वजह से मैरी की मां ने मरने से पहले मैरी की जिम्मेदारी अपनी मां को देने की बजाय अपने भाई फ्रैंक को दी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैरी की परवरिश उसकी मां करे और मैरी अपनी लाइफ एंजॉय ना कर पाए। एवलिन 7 साल बाद मैरी से मिलने आई थी, इसलिए फ्रैंक मैरी को बताता है कि ये लेडी उसकी नानी है। एवलिन अपने साथ मैरी के लिए गिफ्ट लाती है और वो मैरी को एक मैकबुक गिफ्ट करती है जिसे देखकर मैरी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन एवलिन को देखकर फ्रैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फ्रैंक एवलिन से पूछता है कि 7 साल बाद आखिर उसे मैरी की याद कैसे आ गई। इसके बाद एवलिन बोलती है कि तुमने मैरी को कितने छोटे से घर में रखा हुआ है, तुम इसे मेरे साथ भेज दो, वहां पर ये काफी ज्यादा खुश रहेगी और ये अपनी एबिलिटीज को भी अच्छे से निखार पाएगी। लेकिन फ्रैंक एवलिन से बोलता है कि तुम मैरी को अकेला छोड़ दो, वो जैसी भी है काफी खुश है क्योंकि मैरी अपनी लाइफ को उसी तरह से जी रही है
जिस तरह से उसकी मां चाहती थी। ये सब सुनकर एवलिन वहां से चली जाती है, लेकिन एवलिन फैसला करती है कि वो मैरी की कस्टडी अपने हाथों में लेगी। इसके लिए वो फ्रैंक के साथ एक मीटिंग भी फिक्स करती है, जिसमें वो फ्रैंक से बोलती है कि मैरी को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसकी अच्छे से परवरिश कर सकूं और वो भी अपनी मां की तरह एक मैथमेटिशियन बन सके। लेकिन फ्रैंक एवलिन को मैरी की कस्टडी देने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैरी को किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए और मैरी को ऐसा फील कराया जाए कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। फ्रैंक की बातें सुनकर एवलिन गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में फ्रैंक से बोलती है कि मैरी की कस्टडी तो मैं ही लूंगी और अब ऑफिशियली कस्टडी को हासिल करने के लिए मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। जिसके बाद फ्रैंक एवलिन से बोलता है कि तुम्हें कोर्ट जाना है, तुम जाओ, लेकिन मैरी की कस्टडी तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है। कोर्ट में दोनों साइड के लॉयर मैरी की कस्टडी के लिए जज के सामने अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, लेकिन फ्रैंक का लॉयर जज को बताता है कि मैरी की मां डायना ने मरने से पहले मैरी की कस्टडी फ्रैंक को दी थी। वो अगर चाहती तो मेरी की कस्टडी अपनी मां यानी कि एवलिन को दे सकती थी, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि मैरी की परवरिश एवलिन से बेहतर उसका भाई फ्रैंक कर सकता है। अब दोनों साइड की दलीलें सुनने के बाद जज दोनों को मौका देता है कि वो अपने इस मैटर को शांति से सॉल्व करे, लेकिन एवलिन का वकील बोलता है कि किसी भी नतीजे पर जाने से पहले फ्रैंक के घर जाकर यह देखना चाहिए कि मैरी जिस वजह रहती है क्या वो जगह उसके रहने लायक है या नहीं। ये सुनने के बाद जज बोलता है कि 2 दिन के लिए मैरी को एवलिन के पास भेजा जाएगा और एवलिन जब चाहे मैरी से मिल सकती है। इसके बाद एवलिन मैरी को अपने साथ ले जाती है और एवलिन मैरी को अपने साथ एक मैथमेटिशियन के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो मैरी से एक सवाल पूछता है, लेकिन मैरी बोलती है कि वो इसका जवाब नहीं जानती। जिसके बाद एवलिन गुस्से में मैरी को वहां से ले जाती है। फिर मैरी बोलती है कि वो उस क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर सकती थी क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। इसके बाद एवलिन वापस से मैरी को प्रोफेसर के पास लेकर जाती है, जिसके बाद मैरी पहले उस क्वेश्चन को ठीक करती है और बाद में उसे सॉल्व करती है। ये सब देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और प्रोफेसर मैरी के टैलेंट को देखकर उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद एवलिन मैरी को वापस घर ले आती है, जहां पर फ्रैंक भी पहले से मौजूद होता है। फ्रैंक बोलता है कि चाइल्ड वेलफेयर की एक ऑफिसर मैरी से मिलना चाहती है और वो मैरी से कुछ सवाल जवाब करेंगी कि मैरी किसके साथ रहना चाहती है और मैरी को उनके सवालों का जवाब देना होगा। जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर की ऑफिसर मैरी से पूछती है कि उसे किसके साथ रहना अच्छा लगता है, वो किस स्कूल में जाती है, क्या फ्रैंक उसका अच्छे से ख्याल रखता है या नहीं। ऐसे ही कुछ निजी से सवाल पूछती है, जिनका जवाब मैरी अच्छे से देती है। अगले सीन में हमें फिर से कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जिसमें लॉयर एवलिन से सवाल करता है कि क्या एवलिन और उसकी बेटी डायना के बीच का रिलेशन अच्छा था, क्या डायना अपनी मां एवलिन के साथ खुश थी। जिसके बाद एवलिन बताती है कि डायना अपना ज्यादातर समय मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिताती थी। जिसके बाद वकील बोलता है क्योंकि तुमने उसका चाइल्डहुड उससे छीन लिया, वो कभी अपनी लाइफ उस तरह से नहीं जी पाई थी जिस तरह से वो जीना चाहती थी। इसी वजह से डायना आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अगर मैरी की कस्टडी भी तुम्हें दे दी जाती है तो तुम मैरी के साथ भी वही करोगी। जिसके बाद एवलिन का लॉयर फ्रैंक के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहता है कि फ्रैंक भी अपने काम की वजह से ज्यादातर आउट ऑफ टाउन ही रहता है, जिस वजह से वो भी मैरी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, इसलिए मैरी की कस्टडी फ्रैंक को भी नहीं मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के द्वारा कोई भी कंक्लूजन न निकलने की वजह से एवलिन का वकील फ्रैंक के वकील के साथ एक इक्वल एग्रीमेंट करने की बात करता है और वो बोलता है कि जब तक मैरी 12 साल की नहीं हो जाती तब तक मैरी को फोस्टर केयर सेंटर भेज देते हैं और जब वो 12 साल की हो जाएगी तब मैरी खुद या डिसाइड कर पाएगी कि उसे किसके साथ रहना है। वो एवलिन के साथ रहना चाहती है या फिर फ्रैंक के साथ। अब फ्रैंक का वकील यही सब चीज फ्रैंक को बताता है, लेकिन फ्रैंक मैरी को किसी भी फोस्टर केयर सेंटर में भेजने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो मैरी का ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन वकील फ्रैंक को बताता है कि अगर फ्रैंक ने मैरी को फोस्टर केयर सेंटर नहीं भेजा और गलती से भी मैरी की कस्टडी एवलिन को मिल गई तो फ्रैंक हमेशा के लिए मैरी को खो देगा। जिसके बाद वकील बताता है कि फोस्टर केयर की जो फैमिली मैरी को एडॉप्ट करेगी वो फैमिली भी तुम्हारे घर से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर है, तुम जब चाहो वहां पर जाकर मैरी से मिल सकते हो।
और मैरी को एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाएगा ताकि मैरी को एक नॉर्मल लाइफ मिल सके। और वकील के इतना समझाने के बाद फ्रैंक मान जाता है और मैरी को फोस्टर केयर फैमिली के पास भेज दिया जाता है। लेकिन मैरी वहां जाकर रोने लगती है और वो फ्रैंक से बोलती है कि उसे सिर्फ फ्रैंक के साथ ही रहना है। लेकिन फ्रैंक अपना दिल मजबूत करके मैरी को वहां छोड़कर चला जाता है। अब क्योंकि फ्रैंक एक बोट मैकेनिक था, तो जब एक दिन वो अपनी बोट को ठीक कर रहा था, तब बोनी वहां पर आ जाती है और वो मैरी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन फ्रैंक मैरी के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है और वो बोनी को मैरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात पता। इसके बाद अगले दिन फ्रैंक मैरी से मिलने का फैसला करता है और वो उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर मैरी को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन मैरी के अडॉप्टेड फादर फ्रैंक को मैरी से मिलने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैरी तुमसे मिलना नहीं चाहती, जिसके बाद वो गुस्से में अंदर चला जाता है और वो देखता है कि मैरी पूरे घर में कहीं भी मौजूद नहीं है। फिर फोस्टर मदर बताती है कि मैरी उनके गेस्ट हाउस में है, जिसके बाद फ्रैंक गेस्ट हाउस में चला जाता है जहां पर वो देखता है कि एवलिन किसी मैथ टीचर के साथ मिलकर मैरी को मैथ्स की प्रैक्टिस करा रही है, जिसे देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। फ्रैंक दोनों ट्यूटर को वहां से जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद मैरी भी गुस्से में वहां से चली जाती है। फ्रैंक एवलिन से बोलता है कि तुम मैरी की लाइफ को बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़ी हो, जिसके बाद फ्रैंक भी मैरी के पीछे चला जाता है। एवलिन भी मैरी के पीछे जाना चाहती है, लेकिन रॉबर्टा उसे रोक देती है, जिसके बाद फ्रैंक मैरी से सॉरी बोलता है और कहता है कि वो आज के बाद कभी भी मैरी को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद मैरी भागकर फ्रैंक के पास आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब जाते हुए फ्रैंक एवलिन को बताता है कि डायना ने मरने से पहले ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, जिसे आप पब्लिश करके अपना नाम बनाना चाहती हो। लेकिन डायना ने मरने से पहले मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसे तब तक पब्लिश ना करूं जब तक एवलिन मर नहीं जाती, और एवलिन के मरने के बाद ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पब्लिश करूं। जिसके बाद फ्रैंक एवलिन से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सॉल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि उसे पब्लिश करने के बाद तुम कभी भी मैरी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी और ना ही उससे कभी मिलने की कोशिश करोगी। जिसके बाद एवलिन फ्रैंक की बात मान लेती है और बाद में उस प्रॉब्लम को पब्लिश करवा देती है और अपनी बेटी डायना पर काफी प्राउड भी करती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और मैरी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैरी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रही है। फ्रैंक भी मैरी के साथ खुश है कि उसने अपनी बहन को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे और अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।